हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे खाद्य पौधों में परिवहन के अगले विषय के बारे में। ठीक है, सो पौधों का परिवहन अगला पार्ट होगा हमारा। और इस अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे विषयों को अच्छे डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें हमने पादप में रूट प्रेशर, दाब क्या चीज़ होती है, मटेरियल अंदर कैसे आते हैं, अवशोषण कैसे होता है, सिम्प्लास्ट, टेपोप्लास्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने फुल डिटेल में समझ रखा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो सारी बातें एकदम क्लियर कट समझ में होंगी, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जब हम अगले विषय पे आ रहे हैं, तो पौधों में परिवहन का अगला विषय हमारे पास में है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल बारे, जिसपे अपन कहेंगे ट्रांसपिरेशन। क्योंकि मैंने बताया था कि प्लांट में सबसे ज्यादा मटेरियल का ऊपर जाने के कारण जो है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। सो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है बेटा वाष्पो, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हम इसे कहते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, वाष्पोत्सर्जन। और इसके अपन कहते हैं अपटेक ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स का उपयोग। मिनरल्स को कैसे लिया जाता है, मतलब मिनरल्स मतलब क्या हुआ? खनिज, खनिज का अवशोषण या जो भी है उपयोग, जो भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द जो है आज हमें समझना है, पढ़ना है कि मिनरल्स कैसे आते हैं ऊपर में, और वाष्पोत्सर्जन क्या चीज़ है, और एक लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगा। इन सभी विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ट्रांसपिरेशन, हिंदी में कहते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन को वाष्पोत्सर्जन। इसका आधे से ज़्यादा विषय आप लोग जानते हैं, कुछ विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। वाष्पोत्सर्जन का आधा विषय आप लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा ही होता है। ठीक है, और पत्तियों में होते हैं रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो एक बीजपत्री में जो है अलग प्रकार के, द्विबीजपत्री में अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री में वो सेम के बीज के आकार के होते हैं, और एक बीजपत्री में डंबल के आकार के। मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोगों को ये बातें याद होंगी। ठीक है, पत्तियां दो प्रकार की होती है। एक पत्तियां होती है जिसमें ऊपर नीचे समान होता है, इसे मतलब समद्विपार्श्विक पत्तियां कहते हैं, जो एक बीजपत्री में रहती हैं। और कुछ पत्तियों में ऊपर रंध्र कम, नीचे की तरफ रंध्र ज्यादा होते हैं, वो द्विबीजपत्री में रहता है, जिसे पृष्ठाधार पत्ती कहते हैं। अगर ये 3 से 4 लाइन जो मैंने अभी आपके सामने कही है, अगर इन शब्दों का मतलब आप जानते हैं, तो ये टॉपिक बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है, और आपने इसे पहले पढ़ रखा है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आपने इसे पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से एक बार समझा देता हूं, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन। पौधों में जल अस्थायी है, हमने पहले ही कहा था अस्थायी है, जल अवशोषण करता है, और उसका 99% पार्ट जो है वो उड़ जाता है। मात्र 1% जो है वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होगा, बाकी 99% पोषण जो है वो हवा में उड़ जाता है। क्यों भाई? तापमान बढ़ता है तो वो वहां से उड़ जाएगा। उड़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो ऊपर से उड़ेगा नहीं, तब तक यहां से पानी जाएगा नहीं। तो नीचे से पानी अवशोषण और वहां से उनका निकलना दोनों साथ में लगातार चलता रहता है, लाइन से लाइन ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं। सो पौधों में जल अस्थायी है। प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाले पानी का 1% से भी कम उपयोग हो पाता है प्रकाश संश्लेषण में, और पानी का अधिकतर मात्रा, अधिकतर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रंध्र के द्वारा उड़ा दी जाती है, वो स्टोमेटास के द्वारा वो वहां से बाहर निकल जाता है। अगले विषय पे पहुंचते हैं। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो पत्तियों के द्वारा रंध्र की सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से मटेरियल का तापमान की उपस्थिति में उड़ जाना ही जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ये कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहानी को समझते हैं। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो क्या हो रहा है भाई? ये हम तो लगभग जानते ही हैं, कुछ कुछ शब्द हैं उनको समझ लेते हैं कि रंध्र के द्वारा होगा। रंध्र का खुलना बंद होना वो उनके पानी की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, आसपास की चीजें सॉरी, ठीक है। सो हम यहां पर बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन। पौधे द्वारा जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और उससे उत्पन्न क्षति क्या है भाई? पानी का वाष्प के रूप में निकल जाना, और उससे होने वाली क्षति ही वाष्पोत्सर्जन है। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र से होता है। कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, 5 से 6 बार पढ़ा चुका हूं, वही शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, रंध्र से निकल रहा होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बन के उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी रंध्र के द्वारा ही होता है। हमें पता है कि जो स्टोमेटाज हैं वो गैसेस का एक्सचेंजेस भी करते हैं और पानी को बाहर भी निकालते हैं, ये इनका काम है। पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा ही होता है। ये दूसरा काम हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई पानी को बाहर निकालना और गैसेस का एक्सचेंज करना भी रंध्र के द्वारा ही होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले हुए होते हैं। ठीक है, दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं।
दिन में खुले हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई पानी ज़्यादा है, उन्हें वाष्पोत्सर्जित करना है तो खुला हुआ रहेगा, और रात के समय में ये बंद रहते हैं। ये दोनों विषय यहाँ पर रहेगा। रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों ने स्टोमेटास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा एक प्रकार का छिद्र है जो बीच में है, इसके चारों तरफ में यहां पर एक विशेष प्रकार की गार्ड कोशिका होती है जिसे अपन कहते हैं रक्षक कोशिका। ये रक्षक कोशिका ही निर्धारित करेगी कि या तो स्टोमेटा खुला रहेगा या तो स्टोमेटा बंद रहेगा। अगर मैंने बताया था कि रक्षक कोशिका बढ़िया फूली हुई है तो उसके अंदर का जो होल है वो बढ़िया फैल जाएगा। जैसे टायर वगैरह पंचर होती है तो हवा भर देते हैं तो फूलने से हवा जो है वो छिद्र बड़ा हो जाता है ना, तो हवा बाहर निकलने लग जाती है। और अगर हवा कम है तो छिद्र पास पास में रहता है और उससे ज़्यादा हवा नहीं निकल रही होती है। तो ये लॉजिक हमने लगाया है, तो हमें पता होगा कि जब रक्षक कोशिका फूली हुई अवस्था में रहेगी तो स्टोमेटा खुला रहेगा, और अगर रक्षक कोशिका जो है वो बंद रहेगी, रक्षक कोशिका क्या है, अगर मतलब बंद है, अगर रक्षक कोशिका सिकुड़ी हुई है तो बंद रहेगा। इस तरह से निर्भर करेगी। तो रक्षक कोशिका ही निर्धारित करेगी कि कब वो खुलेगा और कब वो बंद होगा। ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। आइए समझते हैं। ये स्टोमेटा है, पत्तियों के बीचों बीच में पाए जाने वाला रंध्र। अगर स्टोमेटा को देखेंगे तो ये बंद कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये स्टोमेटा, हमने आधा चीज पढ़ चुका है इसके बारे में कि ये स्टोमेटा छिद्र है, इसके बाजू वाली रक्षक कोशिका और उसके बाहर एपिडर्मिस, ये हमें पता है, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट है कि मतलब वो वाष्पोत्सर्जन करता है कि नहीं करता, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, अलग से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। एक पत्ती लेनी पड़ती है, ठीक है, एक पत्ती है। उस पत्ती में क्या होता है, जनरली नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया जाता है उसमें, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं लिटमस पेपर टाइप का ये पेपर ऐसा होता है, इसे अपन कहते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एक्सपेरिमेंट। अगर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो इसका आकार जो है वो ब्लूइश हो जाता है। अगर है ब्लू हो गया, पानी निकल रहा है, मतलब पत्ती से पानी निकल रहा है। एक्सपेरिमेंट का और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमें फिल्टर पेपर लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का एक्सपेरिमेंट में, और अगर वो पत्ती जो होती है ब्लू कलर की, पिंक कलर की दिखाई देने लग जाए, मतलब समझ लो कि वहां से पानी निकल रहा है, और अगर नहीं दिखाई दे समझ लेना पानी निकल नहीं रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट का कोई खास लॉजिक नहीं है, एनसीईआरटी भी मेंशन नहीं करती, तो आप इसे नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। सो बाकी चीजों को आप समझ लो भाई कि वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है और उसे ओपन एंड क्लोज करने का काम रक्षक कोशिका का है। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। अब प्रत्येक रक्षक कोशिका की जो आंतरिक भित्ति होती है, प्रत्येक रक्षक कोशिका की जो आंतरिक भित्ति होती है, ये एक रक्षक कोशिका है, ये दूसरी रक्षक कोशिका है, इसकी जो आंतरिक भित्ति है, इसका फैलना और सिकुड़ना ही इसके रंध्र का निर्माण करेगा। आंतरिक रंध्र जो भित्ति है वो रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी होती है, अंदर की तरफ में बढ़िया मोटी रहेगी, और उसके बाद तन्यतापूर्ण, मतलब इसका फैलना सिकुड़ना बढ़िया चलता रहता है, बना रहता है। रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाएं जब स्फीति दाब बढ़ता है, स्फीति दाब का मतलब है कि वो फूलने लग जाती हैं। जब स्फीति दाब, जब कोशिकाएं पानी भर जाएगा ना इसमें बढ़िया, तो खूब पानी जब भर जाएगा तो ये दीवारों की तरफ में प्रेशर लगाएगी, और जब दीवारों की तरफ में प्रेशर लगाएगी तो उसकी वजह से वो फूल जाएगी। तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर फैलने लग जाती हैं। जैसे एक टायर में हवा अगर भर दो ना तो टायर पूरा फैलने लग जाता है ना, वैसे ही ये भी फैलने लग जाएगा, बाहर की तरफ फैलने लग जाएगा, ठीक है। अंदरूनी भित्ति के अर्धचंद्राकार स्थिति में, अंदरूनी भित्ति जो होती है ऐसा चांद के जैसा हो जाता है, आधा चांद ऐसे ही रहता है ना, तो अर्धचंद्राकार स्थिति में आ जाता है, और इस वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। रंध्र के छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिका की भित्तियों में उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ, उसके अंदर बहुत सारे ना माइक्रोफाइब्रिल्स भी होते हैं, वो भी सहायता करते हैं। उसके अंदर पे ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, सूत्राभ इसे अपन कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ये भी बहुत मदद करते हैं, ये भी उन्हें मदद करते हैं, फैलने में मदद करते हैं। स्टोमेटा आपने समझ ही लिया, उसके बाहर के रक्षक कोशिका आप समझ लिए कि जब स्फीति दाब, मतलब जब आप उसमें फूलने लग जाती हैं, फूलती है कोशिका, पानी भर जाएगा तो वो दबाव बाहर की तरफ में लगाएगा, कोशिकाएं बाहर फैल जाएंगी, अर्धचंद्राकार स्थिति में आंतरिक भित्ति हो जाएगी, और इसके लिए सूत्राभ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसे को अपन स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं, सूत्राभ कहते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी इसे ओपन करने में मदद करते हैं। फिर क्या हुआ भाई, सेल्लोज सूक्ष्मत्राभ, उसके अंदर जो सेल्लोज के सूक्ष्मत्राभ हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो भी अरीय क्रम में होते हैं। अरीय मतलब ऐसा होता है कि डंडे जैसा, ऐसा क्रम ऐसा इनका बना रहता है।
ना कि अनुदैर्ध्य क्रम में, जो रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है। इसकी वजह से रंध्र छिद्र जो है और आसानी से ओपन हो जाता है। सो ये पूरी लाइन का ओवरऑल ये मतलब यही है भाई कि रक्षक कोशिका और जो सूत्राभ, जो स्टोमेटल अपरेटस जिसे अपन कहेंगे, ये दोनों मिलकर, माइक्रोफाइब्रिल्स जो है मिलकर स्टोमेटा को ओपन करने का, बंद करने का काम करते हैं। खत्म। सो स्टोमेटा का ओपन होना या स्टोमेटा का क्लोज होना किसी चीज पर अगर निर्भर कर रहा है तो वो चीज है इसका माइक्रोफाइब्रिल्स और रक्षक कोशिका। ये दो बातें बिल्कुल याद रखिएगा। ये स्टोमेटा है, आप आधा जानते ही हैं, आधी चीज हमने पहले पढ़ रखी है, कोई मसला ही नहीं है इसको आपको याद ना रहे, ये पढ़ लिया हमने। अब क्या होता है भाई, जब पानी की कमी हो गई, पानी फूल गया, तो ये बात याद रखना बेटा कि जब जो है जल ज्यादा रहेगा, जल ज्यादा है, तो इसकी वजह से स्फीति आएगी और इस स्फीति की वजह से जो है स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। ये वर्ड याद रखना, खुल जाएगा। सो स्फीति मतलब फूल जाने की वजह से स्टोमेटा खुल जाएगा। जल जो है वो कमी हो गई, जल की जब कमी हो जाएगी तो ये वर्ड याद रखना, स्फीति की जगह जो है वो टर्जिड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ जाने की वजह से जो स्टोमेटा है बेटा वो हो जाएगा क्लोज, स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। तो काम कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। सो पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिकाओं की स्फीति समाप्त हो जाती है, उसकी स्फीति समाप्त हो जाती है तो जल तनाव खत्म हो जाता है, और जब जल तनाव खत्म हो जाता है तो आंतरिक भित्तियां पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाती हैं, और जब वो अपनी पुनः स्थिति में आ गई तो रक्षक कोशिका ढीली पड़ गई, रक्षक कोशिका अंदर की तरफ में आ गई और रंध्र जो है उसकी वजह से छिद्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है। सो पत्तियों का स्टोमेटा हमेशा याद रखना बेटा कि जो उनके पास में रक्षक कोशिका है, रक्षक कोशिका में जो रक्षक कोशिका है उसमें अगर जल ज्यादा है तो फूल जाता है। एक गुब्बारा को अगर हवा भरेंगे, पानी भरेंगे तो वो फूल जाता है, तो उसके अंदर के छिद्र दिखने लग जाते हैं, छिद्र दिखने लग जाते हैं, फैलाने पे दिखने लग जाता है। और अगर वो पास पास में है तो उतना छिद्र दिखाई नहीं देगा। स्फीति अवस्था ही, फूल गई वो अवस्था और स्टोमेटा खुल जाएगी। जबकि अगर रक्षक कोशिका में जल की कमी हो गई तो वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाने की वजह से जो है वो भित्तियां दोनों पास पास में आ जाएंगी, और जब वो दोनों पास पास में आ जाएंगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा का ओपन होना और स्टोमेटा का क्लोज होना कुछ इस तरह इन बातों पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बातें बहुत क्लियर समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। अगले विषय पे आते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में बराबर नहीं होता, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। द्विबीजपत्री पत्तियां क्या होती है, ऊपर की तरफ में देखेंगे ज्यादा गाढ़ा हरा होता है, नीचे की तरफ कम गाढ़ा होता है। तो उनमें प्रकाश संश्लेषण ज्यादा ना हो, या वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो, इसलिए ना नीचे ज्यादा स्टोमेटा रहेगा, ऊपर कम स्टोमेटा रहता है। तो द्विबीजपत्री को क्या होता है, सामान्य तौर पर एक पृष्ठाधारी पत्ती जिसे द्विबीजपत्री पत्ती कहते हैं, निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। हमने जब पत्ती पढ़ा था तो मैंने आपको बताई थी द्विबीजपत्री पत्तियों में। जबकि एक बीजपत्री जिसे अपन एक द्विपार्श्विक पत्ती कहते हैं या एक बीजपत्री पत्ती कहते हैं, समद्विपार्श्विक पत्ती को जिसे हम एक बीजपत्री पत्ती कहते हैं, वो दोनों समद्विपार्श्विक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों जो है वो बराबर संख्या में स्टोमेटा रहेंगे। ये लाइन बहुत जरूरी है, पूछा जाएगा, बताया जाएगा, बार बार आप इसको पढ़ेंगे। बार बार याद रखना कि स्टोमेटा का रोल अलग अलग रहेगा। स्टोमेटा दोनों में अलग अलग तरीके का रहेगा। चूंकि स्टोमेटा को मैंने पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बताया यहां पर क्योंकि स्टोमेटा हम पहले पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा होता है, बाहर की तरफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब जो रक्षक कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, सूत्राभ रहेंगे, फिर बाहर पैरेन्काइमा है, एपिडर्मिस है, वो सब बातें हम तो पहले पढ़ चुके हैं। सो कोई मसला नहीं है बार बार उसी चीजों को पढ़ने का। आप उस टॉपिक को भी अच्छे से समझो, दोनों को मिलाकर पढ़ना। नहीं समझ में आया तो एक बार मेरा स्टोमेटा वाला वीडियोस देख लेना, आपको 6 चैप्टर में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पत्ती पढ़ा रखी है, सब बातें आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। तो चीजों को बार बार रिवीजन करना है, चीजों को शॉर्टेड करना है, ना कि उसे कॉम्प्लिकेट तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें। एकदम आसानी से आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि हमने करना क्या है, और जो चीज़ हमें करनी है वो चीज़ों को आप पढ़ें, आपको वो चीज़ समझ में आ ही जानी है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। चलिए भाई, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बन जाएगा, कहीं पर भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगले विषय पे आते हैं। सो हमने यहाँ पर पूरा स्टोमेटा के विषय पे, ट्रांसपिरेशन के विषय पे सारी बातें हमने पढ़ ली, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आपको यह कहा जाएगा, मान लो कि एक सामान्य विषय से एक बात बताओ कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं।
करने वाले कारक। वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ, वहां पर समझा दूंगा मैं आप लोगों को, और यहां पर आप सामान्य हिंदी में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात भाई, वाष्पोत्सर्जन करना है तो सबसे पहली बात तो तापमान, सबसे पहले चीज जरूरी क्या है, तापमान। सभी लोग जानते हैं कि एक विशेष तापमान पर ही वाष्पोत्सर्जन होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा स्टोमेटा की स्थिति, स्टोमेटा की स्थिति। अब ऊपर है कि नीचे है, बंद है कि क्लोज है, स्थिति पे निर्भर करेगा यहां पर, ठीक है। अगर एक बीजपत्री है तो उसमें दोनों तरफ रहता है तो दोनों में ज्यादा होगा, द्विबीजपत्री है तो उसमें अलग प्रकार का रहेगा, ठीक है, ये बात हो जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगी आर्द्रता, ठीक है, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ये ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं होगा। चौथे पॉइंट पे इसके अलावा और क्या आ सकता है भाई, तो स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन में आ सकता है स्टोमेटा की स्थिति, तापमान, आर्द्रता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दो प्रकार से चीजें निर्भर करती हैं। अब इसको अब लेके एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी को मिलाकर बना लेंगे। सो फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन है जो प्रभावित करने वाले कारक है। सो कुछ है आंतरिक कारक और कुछ का है बाह्य कारक। दोनों को समझने के, भाई पानी को बाहर निकालना है, पानी का आपस में संबंध, पानी का रिलेशन, पानी के बंध, और भी दुनिया भर की बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी ना। सो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक हो गया बेटा बाह्य कारक। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बाह्य कारक। सो जब बाह्य कारक में सभी लोग जानते हैं बेटा तापमान, पहला पॉइंट क्या हो गया, तापमान हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया प्रकाश भी निर्भर करता है, प्रकाश भी बहुत निर्भर करता है, प्रकाश की उपस्थिति भी बहुत निर्भर करती है इसके लिए। अगर प्रकाश ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी बहुत निर्भर करती है, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है कि वो मटेरियल कैसे काम करेगा। और सबसे आखिरी में विंड यानी हवा भी इंपॉर्टेंट है। अगर हवा ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन के पानी ज्यादा निकलने लग जाएगा, ये भी है जो वाष्पोत्सर्जन को मेंटेन करेगा, लिख लीजिएगा। अब आते हैं बेटा इंटरनल, इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब प्लांट के फैक्टर, पादप के कारक। पादप के अंदर भी तो डिपेंड करेगा ना। तो पादप के कारक में सबसे पहली बात आती है नंबर ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संख्या, जिसे मैंने कहा था रंध्र की संख्या। तो आप पहला पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं बेटा रंध्र की संख्या। और मैंने पहले ही बताया था कि रंध्र की संख्या जो है वो द्विबीजपत्री में ज्यादा और एक बीजपत्री में कम होती है। द्विबीजपत्री में ऊपर कम, नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा, और एक बीजपत्री में ऊपर नीचे दोनों बराबर रहता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि चलो स्टोमेटा है तो उसमें कितने स्टोमेटा खुले हुए हैं, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। सो खुले स्टोमेटा की संख्या आपको ये भी ध्यान देना है, खुले रंध्र कितने हैं ये भी पॉइंट ध्यान दे देना है आपको। रंध्र की संख्या है तो ठीक है, खुले हुए हैं। वाटर स्टेटस, उसके पास में पानी की मात्रा। तीसरा पॉइंट आता है यहां पर आप लिख लेंगे, यहां पर पानी की मात्रा भी निर्भर करेगी भाई, पानी की मात्रा। ये आप हिंदी वाला लिख लेंगे, इंग्लिश वाले से कोई मसला नहीं है आपको, बस मैंने एक अच्छा सा चार्ट बना रखा था इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है। सो वाटर स्टेटस, ठीक है। और सबसे लाइट फोर्थ पॉइंट पे आता है जिसे अपन कहते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर्स, मतलब उनके पास में जो स्ट्रक्चर रंध्र हैं वो रंध्र की संख्या, कितना, कहाँ, कब खुलना है, कब बंद होना है, कितने मुलाब उसके पास में जो सूत्राब हैं, वो सब जो है मिलाकर कैनोपी संरचना सब कुछ बनाता है। ये सब मिलकर निर्भर करेगा कि मतलब वो क्या क्या है, कैसी हवा है, कैसा रोड है, कैसे पत्तियों का स्ट्रक्चर कैसा है, सीधा है कि तिरछा, ये सब मिलकर निर्भर करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा। उम्मीद है सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान, स्टोमेटा की स्थिति, आर्द्रता, ये सब निर्भर करता है, हवा, ठीक है, पानी की मात्रा, ये सब मिलकर वाष्पोत्सर्जन को करवाते हैं। उम्मीद है आपको वाष्पोत्सर्जन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई मसला अटका नहीं होगा, सारी बातें आपके दिमाग में होंगी। वाष्पोत्सर्जन एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। वो जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में आप यहां पर भी देख सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन को कई बाहरी कारक जैसे तापमान, प्रकाश, ठीक है, आर्द्रता, वायु की स्थिति भी प्रभावित होता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में कौन कौन आता है, रंध्र की संख्या एवं वितरण। सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा, रंध्र की संख्या एवं वितरण। दूसरा पॉइंट आएगा खुले रंध्र की उपस्थिति प्रतिशतता। तीसरा पॉइंट आएगा पौधों के पानी की उपस्थिति और तथा वितान की संरचना,
ठीक है, वितान की रचना वो कैसा है, वो जो स्ट्रक्चर है, पानी जो पत्ती है वो कैसा करके रखा हुआ है, वितान ऐसा है, कैनोपी ऐसा है, पत्तियां ऐसी रहेंगी तो कम वाष्पोत्सर्जन करेंगे, ऐसी करेंगी तो ज़्यादा करेंगी। तो अपने अपने हिसाब से इसकी स्थिति निर्धारित होता रहता है और अपने अपने हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरह से इन संरचनाओं को बनाएंगे, कहानियों को डेवलप करेंगे। चीज़ें एकदम बेहतर समझ में आनी चाहिए, जहां पर समझ में नहीं आए आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को, कॉन्सेप्ट यहां तक होना ही चाहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने ट्रांसपिरेशन को तो पढ़ लिया, अब अगला शब्द आएगा ट्रांसपिरेशन पुल। वाष्पोत्सर्जन तो ठीक है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन ऊपर की तरफ में खींच कैसे रहा है, ऊपर की तरफ लेकर जा कैसे रहा है। तो ट्रांसपिरेशन को हमने पढ़ लिया, अगला विषय आएगा ट्रांसपिरेशन पुल, ऊपर की तरफ में कैसे जा रहा है। सो ट्रांसपिरेशन पुल इसे अपन कहते हैं। सो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव अगला वर्ड आएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ये सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, ये सबसे बेहतर एक्सपेरिमेंट पता चला था कि पानी को ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। उसको पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्लांट जो है ना, उसके जो जमीन है और जमीन से लेकर पानी जब ऊपर तक जा रहा है तो पानी के अणु आपस में एक दूसरे से बंध बना रखे हैं और पानी के जो अणु हैं वो दीवारों से भी बंध बनाकर रखे हैं। सो आसंजक और ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों मिलकर, ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों मिलकर प्लांट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, पानी को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, मटेरियल जो ऊपर की तरफ में जा रहा होता है। सो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों मिलकर पानी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और जब ये ऊपर की तरफ में लेकर जा रहे हैं तो उस समय एक बात और निर्भर करती है कि जब भी मटेरियल ऊपर की तरफ में जा रहा है तो कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि कोहेसिव एडहेसिव दोनों फोर्स आपको याद रहने चाहिए। तीसरे विषय पे आपको यह भी याद रहना चाहिए कि कोहेसिव एडहेसिव फोर्स तो है, साथ साथ में ऊपर कैसे जा रहा है। अच्छा, वो खाली कैसे हो रहा है, तो ऊपर का पानी जैसे मान लो, और वो पहली बार पानी कैसे चढ़ा होगा। तो शुरुआत में मान लेते हैं पौधा एकदम छोटा सा है, शुरुआत में तो पौधा एकदम छोटा ही रहता है। सो यहां से वाष्पोत्सर्जन कर दिया, शुरुआत में पानी था, धीरे 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 पौधा बढ़ते जाता है तो पानी की संख्या भी धीरे 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 ऊपर तक चलती रहती है। सबसे अंत में मान लो कि पौधा बहुत बड़ा हो गया, सो यहां से वाष्पोत्सर्जन किया। ये सारे पानी दीवार की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, और जब पानी यहां से खिसकेगा ऊपर की तरफ में वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो वो खुद तो ऊपर चला गया लेकिन पीछे वाले पानी को अपनी जगह पर ला देगा, फिर उसके पीछे वाला पानी उसकी जगह पे। ऐसा करते करते पानी की संख्या आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे वो पानी आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा इनका पुल ऊपर की तरफ जाते जाएगा। इनके एक दूसरे के साथ लिंक चैन बना के रखी हुई है, ऊपर वाला गया तो नीचे वाला ऊपर, धीरे 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 करके मटेरियल ऊपर चढ़ता रहेगा। आइए थ्योरी समझ लेते हैं। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित रस के रूप में ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। हमने मान लिया कि वो ऊपर बढ़ता है, ठीक बात है, लेकिन पानी के पास ये मुख्य भौतिक गुण है जिसके आधार पर ये बढ़ता है। वो मुख्य भौतिक गुण कुछ इस तरह से हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है ससंजक बल। सबसे पहला पार्ट आता है जिसे अपन कहते हैं सासंजन बल। ठीक है, जल के अणुओं के आपसी आकर्षण। सो वाटर का मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़ा हुआ है उसे अपन कहते हैं सासंजन, इसे अपन कहते हैं कोहेसिव फोर्स, सासंजन बल, सासंजक बल। ठीक है, सो वाटर का वाटर के साथ में जुड़ना, H2O का H2O के साथ में जुड़ना सासंजक बल कहलाता है। ये एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए। दूसरा पॉइंट होता है आसंजन, जल के अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण। मतलब जैसे मान लो वाहिकी तत्वों की सतह के साथ ये लेयर है, इस लेयर के साथ जुड़ा हुआ है एडहेसिव, और एडहेसिव को अपन कहते हैं आसंजक बल। तो ये याद रखना, वाटर का रिलेशन है इसमें वॉल के साथ, दीवार के साथ चिपका हुआ है, इसे अपन कहेंगे आसंजक बल। तीसरा पॉइंट आता है पृष्ठ तनाव। पानी के अणु आपस में एक दूसरे से बढ़िया पृष्ठ तनाव के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच में बढ़िया तनाव रहता है, दोनों गोल बूंद बनाते हैं, गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं और ये आकर्षण कुछ हद तक इन सभी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। सो वाटर मॉलिक्यूल जो जाइलम सेल्स हैं इनके पास में, ये जाइलम सेल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ मटेरियल को ऊपर लेकर जाती हैं, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की सहायता से ये ऊपर की तरफ में लेकर जाएंगे।
ठीक है। सो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की सहायता से ये ऊपर तरफ लेकर जाती हैं और ये आसंजक और सासंजक बल के द्वारा ही पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हो पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सो पृष्ठ तनाव, आसंजक बल, सासंजन बल, तीनों बलों को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ के रखें, समझ के रखें, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि ये मटेरियल ऊपर की तरफ में चढ़ कैसे रहा है। डायग्राम का कोई मसला है ही नहीं, बस याद रखना तीनों मिलकर मटेरियल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों बल याद रखना, H2 का H2 के साथ रिलेशन सासंजन, H2 का दीवार के साथ आसंजन, एडहेसिव फोर्स और ऊपर तरफ जाना पृष्ठ तनाव। पानी की ये विशेषताएं उन्हें उच्च तन्यता सामर्थ्य प्रदान करती हैं भाई, खूब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है कि भाई चढ़ते रहो। जैसे कोशिकत्व खिंचाव जैसे होता है, जैसे मटेरियल आपने देखा होगा, कोशिकत्व खिंचाव मतलब अगर आप पानी को रख दिए हैं मिट्टी में तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाता है, दीवारों में शीलन चढ़ जाती है, वो बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो पानी अपने आप ऊपर की तरफ में केशिकत्व की सहायता से चढ़ता है। जाइलम फ्लोएम इतने पतले होते हैं कि केशिकत्व की तरह काम करते हैं। वहां पर केशिकत्व मतलब कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज पानी को खुद ब खुद ऊपर की तरफ खींच रही होती है। शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता और उच्च केशिकत्व किसी पतली नली में चढ़ने की क्षमता जो है ये इनके पास में अच्छी होती है। पतली नली में इनके चढ़ने की क्षमता, वो होता है ना रुई की सहायता से जो है वो दिया में तेल कैसे चढ़ जाता है, केशिकत्व है, उसके अंदर पतली पतली वाहिकाएं हैं, वो वाहिकाएं मटेरियल को ऊपर की तरफ में खींच रही हैं। यही कार्यक्रम यहां पर भी होगा। इसके अलावा पौधों में कोशिका तत्व का लघु व्यास वाले वाहिनी का तत्व जैसे ट्रैकिड एंड वाहिका तत्व से भी सहायता मिलती है। उनके पास में ट्रैकिड होता है, वेसल्स होते हैं और वो सब भी उन्हें सहायता प्रदान करते हैं जो जाइलम के साथ में रहेंगे। जाइलम वेसल्स के साथ रहने वाली कोशिकाएं भी उन्हें सहायता प्रदान करती हैं और ऊपर ले जाने की कोशिश करती हैं, और ये ऊपर ले जाने वाला पार्ट जो है केशिकत्व, ये भी पानी को ऊपर लेकर जाएगा। तो सबसे पहली बात पानी की क्वालिटीज, और साथ ही साथ में जाइलम फ्लोएम का इतना पतला होना कि वो मटेरियल को अपने आप ऊपर लेकर चला जाता है। तो कुछ हद तक हमें पाइप के बारे में क्वालिटीज को जानना है और कुछ हद तक जो जा रहा है उसकी क्वालिटी को जानना है। जो जा रहा है वो तो वाटर है, तो उसके बीच में आसंजन, ससंजल, पृष्ठताव, ये तीन बल के बारे में पढ़ लिया। अब पाइप की क्वालिटी क्या है? तो पाइप की क्वालिटी है पतली है और वो मटेरियल को ऊपर ले जाने के लिए मदद करती है, और वो आपस में ऐसा जब संकर्षण होता है, चीजें पास करीब करीब में आती हैं, तो करीब आने की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि चीजों को बढ़िया दबा के ऊपर लेकर चला जाता है। इतनी पतली वाहिकाएं हैं, जैसे रुई में मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है तो वैसा ही मटेरियल यहां पर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और वो चीजें ऊपर की तरफ में जाने लग जाती हैं। उम्मीद है चीजें बहुत क्लियर समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई मसला आपको यहां पर अटकेगा नहीं। कोई भी चीजें आपको ऐसी नहीं होंगी जो आपको समझ में ना आए, चीजें बननी ही चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। अगले विषय पे पहुंचते हैं। ठीक है भाई, केशिकत्व तो हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं भाई, ट्रांसपीरेशन के बारे में अगला पॉइंट है भाई, स्थानांतरण और भी कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो यहां पर हम ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। सही बात है भाई, जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर वो प्रकाश संश्लेषण बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन वो बनाने के लिए भी पानी पहुंचना जरूरी है। सो जाइलम वाहिकाएं पानी की जरूरत के अनुसार जैसा जैसा वाटर की जब जरूरत पड़ेगी जड़ से पत्ती के शिराओं तक पहुंचाती रहती हैं। आपने देखा होगा कि पत्तियों के बीचों बीच ऐसी लाइनें बनी रहती हैं, तो ये शिराएं होती हैं, हमने पढ़ा इसे वेनलेट्स, और इसकी सहायता से पत्तियों तक जो है ये जाइलम इन्हें पहुंचाता रहेगा, ये हमें पता है। जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा, चूंकि पानी की पतली परत जो होते कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण होगा वहां का पानी खिसक जाएगा। अतः यह जाइलम से पत्ती तक के पानी के अणुओं को खींचने के प्रतिफलित होता है। प्रतिफलित का मतलब यह है कि अगर एक अणु बाहर निकला, जैसे ही इसके अंदर से पानी बाहर निकला, इसके बाजू वाला अणु उसकी जगह शिफ्ट होता चला जाएगा और वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो जड़ तक इसका प्रभाव पड़ेगा। एक पानी का उपयोग होना बाकी सभी पानियों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दैट इज अ प्रतिफलन, मतलब उसका रिजल्ट होगा ये। अधेरंधी गुहिका मतलब उसके बाद रंध्र का जो नीचे वाले गुहिका है, अंतरा कोशिका जगत के बजाय वातावरण में जलवाष्प की सांद्रता कम होती है। सीधी सी बात हमको पता है कि उस कोशिकाओं की जगह बाहर जो वातावरण में रंध्र की मतलब जो पानी है वो कम है, तो अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, अतः पानी पास की हवा में विसरित हो जाता है और यह खिंचाव पैदा करता है। हुआ क्या है भाई, स्टोमेटा के जिन जगहों के आसपास प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियों में आपको पता होगा कि पत्तियां हमारी जैसे मान लेते हैं, अगर हम बना लें तो यहां पर मान लो स्टोमेटा है, तो यहां पर होता है मेसोफिल, यहां पर प्रकाश संश्लेषण चल रहा है।
यहां पर मान लो वेन्स है, यहां से पानी इसने बाहर दिया तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण होने के बाद यहां पर H2O है, वाटर। अब इस वाटर को अगर देखा जाए तो यहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर में H2O कम है, तो अंदर से पानी बाहर विसरण के द्वारा निकल जाएगा। और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो होगा क्या, पानी बाहर निकल गया, इसी को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, और इसकी वजह से खिंचाव उत्पन्न होगा जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहलाएगा। मापन से स्पष्ट होता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ से 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। बार बार लिखी हुई वही बातें आप लोगों को परेशान कर सकती है, परंतु ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको परेशान हो। ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा कि कुछ इस तरह से ही जाइलम फ्लोएम मटेरियल को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। सीक्वेंस याद रखना है कि कहां पर कब कहां कैसे क्या क्या चीजें होंगी। अगर वो लाइन से याद रहेगा तो आप लोगों को सब चीजें बन जाएंगी, कहीं पर भी कोई मसला अटकने वाला नहीं, कोई भी चीज आप लोगों को रोकने वाला नहीं है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आप बशर्ते इन चीजों को समझ पाए तब। सो करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे कि पहले आसंजक ससंजक को पढ़ लो, फिर उसके बाद पृष्ठ तनाव को पढ़ लो, फिर उसके अलावा उसके अंदर आपस में बंध को पढ़ लेते हैं। फिर जब चीजें मटेरियल ऊपर की तरफ में जा रही है तो सबसे पहले जो है वो स्टोमेटा खाली जगह, यहां पर पानी आया, बाहर निकला, प्रकाश संश्लेषण करवाया, फिर वो पानी बाहर निकल गया। जैसे ही वो पानी बाहर निकला, क्यों निकला भाई ये पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, पानी इसलिए बाहर निकला क्योंकि वातावरण में पानी नहीं था और पत्तियों के अंदर पानी ज्यादा था, तो विसरण हो गया, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर निकल गया, और उस पानी के निकलने की वजह से बाकी सभी अणुओं में खिंचाव उत्पन्न होता है, और यही है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यही है वाष्पोत्सर्जन की प्रकृति। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे बहुत क्लियर समझ पा रहे होंगे कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कैसे होता है। एकदम आसान लाइन है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, कुछ नहीं है बेटा, यहां पर समझ लो। यहां पर ये डायग्राम तो पहले भी पढ़ाया हुआ सुना टाइप का लग रहा है ना। जाइलम से जो होता है, सबसे पहले पानी बाहर निकला, मान लो यहां प्रकाश संश्लेषण चल रहा था, पानी से बाहर निकला, प्रकाश संश्लेषण में पानी वगैरह लगा, बाकी अंतराकोश के अवकाश में पानी चला गया। यहां पर अंतराकोश के अवकाश में पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा है क्योंकि जाइलम फ्लोएम से निकला है। एटमॉस्फेयर में जो है H2O की मात्रा कम है क्योंकि वहां पर पानी नहीं निकला है। सो स्टोमेटा की सहायता से पानी का बाहर निकलना, डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पानी का बाहर निकलना, यही तो कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। हो गया हमारा काम, यही है वाष्पोत्सर्जन। उम्मीद है सभी लोगों को ये बातें एकदम क्लियर समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई पोर्शंस आप लोगों को कमजोर नहीं लगेगा। चीजें बननी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, जहां पर भी चीजें समझ में नहीं आएंगी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर वाटर मूवमेंट इन द लीफ में वाटर मूवमेंट जो हुआ वो कैसे हुआ ये हमने पढ़ लिया। तो पत्ती में जल की संरचना, जल की गति, जल पत्ती में कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पर एक बात याद रखना, यही जो लाइन पिछले टॉपिक में आपको समझाया मैंने वही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता है, तो जाइलम फ्लोएम से बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालते समय जो है वाष्पोत्सर्जन, चूंकि जड़ से पत्ती तक पहुंच गया, पत्ती से होती है शिराएं, वहां से बाहर निकलेगा। प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोग होगा वो उपयोग होगा, बाकी जो बचा हुआ मटेरियल वही भरा रहेगा। चूंकि वाष्पोत्सर्जन होने का है, चांसेस हैं, बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा, अंदर से पानी बाहर निकल के चल दिया, हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इतने में ही हमें सारी चीजें बननी चाहिए, सारी चीजों को समझ के हम इतनी चीजों को कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक बहुत क्लियर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चीजें समझ में है, अगर यस तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये डायग्राम बाकी समझ लीजिएगा। जाइलम फ्लोएम से बाहर निकला प्रकाश संश्लेषण के लिए, फिर यहां पर धीरे धीरे पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, उतना उपयोग तो कर नहीं पाता, बचा हुआ पानी बाहर निकलने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ यहां पर H2O की सांद्रता कम है और यहां पर H2O की सांद्रता ज्यादा है, अंदर से पानी बाहर निकल गया, अंदर से पानी बाहर निकल गया। इस तरह से हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहेंगे। अब एक लाइन निकल कर आती है, वो लाइन बहुत जरूरी है, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कंप्रोमाइज। ये शब्द क्या शब्द कहता है, तो शब्द ये कहता है कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन है, क्या है बेटा, यहां पर वाष्पोत्सर्जन है, और साथ ही साथ में जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है कि दोनों के दोनों एक प्रकार का समझौता है। ये दोनों को एक दूसरे से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों का होना एक दूसरे के साथ किसी समझौते का रूप है, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं ये दोनों।
सो ये पॉइंट याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन वाला पार्ट ये वाष्पोत्सर्जन हो गया, और साथ ही साथ में जो प्रकाश संश्लेषण है, ये दोनों जो हैं, ये प्रकाश का संश्लेषण है, ये दोनों याद रखिएगा क्या करते हैं, एक समझौता की तरह काम करते हैं। ऐसा क्या हुआ भाई समझौता वाली बात, देखते हैं इसमें समझौता वाली बात क्या है, किस कारण से हम इसके समझौते को मानते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, वाष्पोत्सर्जन से जो वाटर निकला वो प्रकाश संश्लेषण में मदद हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कुछ मटेरियल हैं जो मदद करते हैं वाष्पोत्सर्जन में। सुनते हैं कैसे भाई। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं, एक अकेला उद्देश्य नहीं, उसके बहुत सारे उद्देश्य निहित होते हैं जब वो हो रहा होता है। तो कौन कौन सा? पहली बात, क्या उद्देश्य है भाई? पहला, पौधों में अवशोषण और परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना। पहली जरूरी बात, सही बात है कि भाई पौधों में कोई भी अवशोषण करना है या उसको ऊपर लेकर जाना है तो आपको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की जरूरत पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की जरूरत पड़ेगी। दूसरा विषय ये होगा कि ठीक है भाई मान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कर लिया। दूसरा क्या भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी भी तो चाहिए। कौन लाएगा? वाष्पोत्सर्जन ही लाएगा, पानी भी तो चाहिए ना, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉइंट होता है मृदा से प्राप्त खनिज पौधे, जो पौधों के मतलब खनिज लवण जो हैं वो पौधों के अन्य अन्य हिस्सों में जरूरत होती है ना उसकी। हमने प्रीवियस चैप्टर में कई बार इसको पढ़ रखा है कि ये मिनरल चाहिए इस प्रक्रिया के लिए, ये मिनरल चाहिए इस प्रक्रिया के लिए, ये मिनरल चाहिए इस प्रक्रिया के लिए, हमने पढ़ा है। सो हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग जो मिनरल्स हमें आगे पढ़ने में और समझ में भी आएगा कि हर प्रक्रिया में जो अलग अलग मिनरल्स हमें चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अगले चैप्टर्स में हम इसको पढ़ पाएंगे। सो जब भी हम उस चैप्टर की ख्वाहिश करेंगे, मिनरल्स की ख्वाहिश करेंगे, तो मिनरल्स के काम है ना भाई। तो वाष्पोत्सर्जन उन्हें भी ले जाने का भी तो काम करता है, वो मिनरल्स जो ऊपर में चाहिए। सो मृदा से प्राप्त खनिज को पौधों के अन्य अंगों तक पहुंचाना, यह भी बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, पत्ती का सतह वाष्पीकरण अगर किसी चीज को करना है ना तो आपको पता है भाई वाष्प बनाने के लिए आपको कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पानी का चाहिए। लेकिन जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसकी वजह से पत्ती का तापमान जो है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने का काम भी यही करता है। पत्तियों को ठंडा भी रखता है ताकि बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, नहीं तो अगर वाष्प बनाते बनाते जो है वो खुद मर जाएंगी पत्तियां। ठीक है, तो इसलिए यह भी जरूरी है। पांचवें पॉइंट में यह आता है कि कोशिकाओं की स्फीति रखते हुए, कोशिकाओं की स्फीति मतलब फूली हुई बनाकर रखते, एक आकार बनाकर पादपों के आकार और बनावट को नियंत्रित करता है। सीधी सी बात है, कोई भी पत्ती देख लो, पान की पत्ती फूली हुई अच्छी लगती है, सिकुड़ जाती तो अच्छी लगती है क्या? तो फूली हुई इसलिए क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से वाष्पोत्सर्जन और पानी का अमाउंट जो है वो डिसाइड करता है कि प्लांट में क्या क्या होगा। वाष्पोत्सर्जन जो है वो पानी को ऊपर लेकर जाता है, खनिजों को ऊपर लेकर जाता है, मिनरल्स को लेकर ऊपर जाता है, साथ ही साथ में पूरा ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसके अलावा जो है वो पानी का जो संभरण करवाएगा, ठंडा रखता है पत्तियों को। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चीजों को, मटेरियल को ऊपर से लेकर नीचे से ऊपर ऊपर तक ले जाने का काम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा ही होता है। सो वाष्पोत्सर्जन से बहुत सारे मटेरियल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में एक समझौता हो रखा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रक्त पौधों को जल की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। जो लगातार प्रकाश संश्लेषण कर रहा होता है ना, उसे जल की बहुत आवश्यक है। जल इसलिए भी आवश्यक है, वाष्पोत्सर्जन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भाई उसे ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए। तीसरा और पॉइंट आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल जो है वो सीमाकारी हो सकता है। ये लाइन बहुत जरूरी पॉइंट याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में जो जल की उपलब्धता है ना वो सीमाकारी हो सकता है, कि कुछ समय के बाद अगर जल की मात्रा कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण भी कम हो सकता है। सीमाकारी का मतलब ये होता है लिमिटिंग एजेंट, इसकी वजह से बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाएंगी, जिससे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित करता है। वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। इससे लॉजिक समझ में आता है कि जल की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, जल की मात्रा नहीं रहेगी, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा नहीं हो पाएगी। यह लाइन समझ में आता है। इसके अलावा आगे चैप्टर्स में जाकर आप पढ़ेंगे C3C4 प्लांट्स के बारे में। C3C4 प्लांट का मतलब यह कि किसी किसी में वाष्पोत्सर्जन से बचाव भी करना होता है। वाष्पोत्सर्जन की इतनी ज्यादा मात्रा जरूरी नहीं, वाष्पोत्सर्जन को कभी बचाव भी करना है। तो C4 एक विशेष प्रकार के पौधे जो वाष्पोत्सर्जन के कम करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम का विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बनाने और पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। आपको पता है C4 प्लांट बनाया ही इसीलिए गया है ताकि कम वाष्पोत्सर्जन हो, प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में बने,
ठीक है, पानी की क्षति भी कम हो, इसलिए C4 प्लांट की उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछा जाएगा C4 प्लांट क्या है? वो प्लांट जो वाष्पोत्सर्जन कम कर सके। और C3 पौधे कौन है भाई? C4 पौधे जो हैं वो तो है, समझ ही गए। C3 पौधों की तुलना में कार्बन शर्करा बनाने में 2 गुना सक्षम होते हैं। कोई भी कार्बन बनाना हो, कोई भी मटेरियल बनाना हो, उसको बनाने के लिए C4 सक्षम है, परंतु इसमें वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं होना चाहिए, या वाष्पोत्सर्जन होना ही नहीं चाहिए C4 में। C3 जो है वो उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करता, C3 करने दे देता है, लेकिन C4 कंट्रोल करता है। इस तरह से बेटा C4 और C3 पौधे समान मात्रा के कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आधी मात्रा में जल को खोते रहते हैं, कम करता है। तो जल की मात्रा को खोने में भी कम करना है। मुझे उम्मीद है इस तरह से C3 C4 का बर्डन बिल्कुल मत लेना, एकदम आसान पार्ट है। हम लोग किसी चैप्टर में उसे अच्छे से डिटेल कर लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि C3 C4 का क्या काम है। बट अभी इतना याद रखना कि C4 प्लांट जो है ना वो डेवलप्ड इसलिए हुआ है क्योंकि उसे वाष्पोत्सर्जन ना करना पड़े, C3 तो कर लेता है। इस तरह से ये सीमा कार्य है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात सब समझ में आ गई होगी। बाकी इसके बाद का टॉपिक जो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, अपटेक ऑफ मिनरल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो 1 मिनट रिवीजन। आज हम लोगों ने मुख्य रूप से बेटा पढ़ा है वाष्पोत्सर्जन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो चीजों को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं की है। क्यों भाई? ये बहुत आसान चीज है। समझौता क्या चीज होती है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं यार बार बार। कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब सिंपल एकदम। ठीक है, जब कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमें वो पता है। रिवीजन करना, खिंचाव पैदा करना, बल को बनाना, सभी चीजों को बनाना। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए क्विज बना लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम आएंगे यहां पर। ठीक है, अब सवाल एक अलग टाइप का है, अपटेक ऑफ मिनरल्स के ऊपर में सवाल है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको इसका सवाल का जवाब देना चाहिए क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी तो इसको पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अपने हिसाब से जो भी जवाब आपको लगे लगा सकते हैं। इनमें से कौन सा तत्व पादप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होता है, डायरेक्टली मरकर वो नीचे ही गिर जाता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है? सोचिए कौन हो सकता है जो स्थानांतरण नहीं करता, बाकी सब ना नई पत्ती से पुरानी पत्ती में या पुरानी पत्ती से नई पत्ती में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हमें नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ने मिलेगा। कैल्शियम क्या वो आयन है, क्या वो पोटेशियम है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो सभी है? A B C D 4 ऑप्शन आपके पास में, फटाफट जवाब बताइए। विच वन इज राइट आंसर? ओके, आई थिंक 5 सेकंड इज ओवर। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर इज अ कैल्शियम। कैल्शियम वो आयन है, कैल्शियम वो मिनरल है जो कभी पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ में नहीं जाता। बाकी सभी मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका बना रहता है, बाकी ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता। चलिए भाई, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बल्क फ्लो, और एक आखिरी टॉपिक आएगा जो सब चीजों को मिलाकर एक साथ बताया जाएगा कि मिनरल्स, ये ट्रांसपोर्ट, ये मटेरियल जो है वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, इस क्लास में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आके एक बार रिवीजन करवा दूंगा मैं। बच्चे एक ही बात कहूंगा, आसान टॉपिक था, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। 1-2 बार रिवीजन करिए, देखिए उसको, बिल्कुल बनने वाला है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।